दोनों ने फिर साथ कुछ खाया। फिर पूरा दिन शौर्य उसके लिए कुछ ना कुछ किया। शाम का 7 बज चुका था। शौर्य अब पंछी को उसके घर छोड़ने वाला था, पर तभी उसके कार को ढेर सारे काले रंग का कार घेर लिए। शौर्य ने जब ये देखा तो उसे अपना नहीं, पंछी का सिर्फ फिक्र होने लगा। वही पंछी अपने डरे सहमे नजरों से बाहर के तरफ देख पूछी, ये लोग कौन है और हमें क्यों घेरे हैं? क्या ये लोग शौर्य के आदमी हैं? शौर्य पंछी के तरफ देख बोला, मैं देख कर आता हूँ। ये कह वो जाने को था, तभी पंछी उसके हाथ को पकड़ अपने घबराए आवाज में बोली, नहीं मानव सर, शौर्य बहुत खतरनाक इंसान है। ये सुन शौर्य उसके माथे को प्यार से चूम बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम अंदर ही बैठे रहना। इतना कहा ही था कि तभी किसी ने उसके कार के शीशे पर लोहे की चीज से मार दिया। जैसे ही कांच का टुकड़ा अंदर आया, शौर्य पंछी को धक लिया, जिस कारण कांच का कुछ टुकड़ा शौर्य के शरीर में जा चुभ गया। शौर्य पंछी को नीचे ही बैठे रहने का बोल कार से बाहर जा कार को लॉक कर दिया। शौर्य के बाहर आते ही काले रंग के सूट पहने बॉडीगार्ड उसे घेर लिए। तभी लग्जरी कार से 40 साल के लगभग का आदमी बाहर निकला। उसे देख शौर्य अपने कठोर नजरों से देखने लगा। उसे देखते ही शौर्य को पता चल गया था वो है कौन, पर पंछी के होने से वो कुछ भी कह नहीं पा रहा था। आदमी अपने चेहरे पर मुस्कान टिकाए शौर्य के पास आ बोला, तुमने क्या सोचा था? मेरे भाई को मार दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। शौर्य गोयनका। ये नाम सुनते ही पंछी झट से ऊपर हो बाहर के तरफ देखने लगी। उसका पूरा शरीर ये नाम सुनते ही सुन पड़ गया। वो कार के दरवाजा को खोलते हुए अंदर से ही चिल्लाकर बोली, ये शौर्य गोयनका नहीं है, मेरे मानव सर है। बच्ची का आवाज सुन आदमी उस तरफ देखा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्लैक विडो ग्रुप का लीडर का छोटा भाई था। उसे देख शौर्य उसके कॉलर को पकड़ लिया। तभी उसके आदमियों ने शौर्य पर गन तान दिया। तो पंछी अंदर से ये सब देख चिल्लाते हुए बोली, ये शौर्य गोयनका नहीं है, इन्हें छोड़ दो। ये सुन आदमी का नजर टूटे हुए कांच से उस लड़की के तरफ गया। उसे देख आदमी हैरान था। वो बोल पड़ा, ये लड़की तो। वो कुछ कहता इससे पहले ही शौर्य चिल्लाकर उसका नाम लिया, रणधावर, और उसे अपने कठोर नजरों से देखने लगा। वही दूसरी तरफ कुसुम आज जल्द ही कैफे बंद कर दी। वो अपनी बेटी के बर्थडे के लिए प्रिपरेशन करने जल्दी घर जा रही थी। वो जैसे ही कैफे बंद कर बाहर सीढ़ी के पास आई, तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा हो गया। आदमी को देख कुसुम हैरानी से उसे देख बोल पड़ी, आप यहाँ क्यों आए हो? उसके पास आते हुए आदमी बोला, तुम्हें घर ले जाने के लिए। मुझे पता है तुम्हारी एक बेटी भी है जो बिल्कुल तारा की तरह दिखती है। राकेश के जाने के बाद तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा। कुसुम प्लीज घर चलो, वहाँ तुम और तुम्हारी बेटी को सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारा है। ये सुन कुसुम उसे कठोरता से देख बोली, घर चलो भैया, पर क्यों, किसके लिए? ऐसे पिता के लिए जिसके वजह से दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही, और तारा पता नहीं वो कहाँ है, कैसी है। जब कुसुम ने ये कहा तो नमन, कुसुम का भाई, वो उदासी से मुड़ सीढ़ी के रेलिंग को पकड़ बोला, कुसुम, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला, तारा का मौत हो चुका है। ये सुनते ही कुसुम के आंखों में आंसू भर गए। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वही शॉक के कारण कुसुम ने पीछे नहीं देखा और बस अपने पैर को थोड़ा ही पीछे की, जिस कारण उसका पैर सीढ़ी के किनारे पर चला गया। वही रेलिंग पर हाथ रख उदासी से खड़ा हो नमन बोले जा रहा था, अपनी बड़ी बेटी और बड़ी नाती को खोकर पापा को अपने गलती का एहसास हो गया है। कुसुम। नमन अपने बात को कहे जा रहा था, वही कुसुम का कदम पीछे होते ही वो सीढ़ी के नीचे जा घूमते हुए गिरने लगी। जैसे ही कुसुम के गिरने का आवाज आया, नमन मुड़ देखा। अपनी बहन को सीढ़ियों से गिरता देख जोर से चिल्ला पड़ा, कुसुम। ये कह भागते हुए वो उसके पास जाने लगा। तभी वैभव भी आ चुका था। उसने कुसुम से कहा था वो पंछी के बर्थडे में आना चाहता है, बस कुछ वक्त के लिए उसे आने दे। कुसुम मान गई थी तो वो कुसुम को लेने कैफे ही आ गया था ताकि उसके साथ ही उसके घर जाए। पर जब वो आया तो देखा कुसुम जमीन पर खून से लिपटी हुई पड़ी है। नमन उसके पास आ उसे छूता उससे पहले ही वैभव उसके पास आ नमन को उससे दूर धकेल बोला, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुन नमन बोल पड़ा, वैभव मैंने कुछ नहीं किया। कुसुम सीढ़ियों से नीचे कब गिरी मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो बस उसे तारा के बारे में बता रहा था। ये सुन वैभव उसे अपने कठोर नजरों से देखा, फिर बिना कुछ नमन से कहे
वैभव अपने गोद में कुसुम को उठा बाहर अपने कार के पास जाने लगा, वहीं नमन भी उसके पीछे पीछे चला गया। दूसरी तरफ शौर्य रंधावत को देख बोला, तुम्हारे भाई को मैं बिना कोई हथियार का अकेले पकड़ा था, हिम्मत है तो बिना हथियार का मेरा मुकाबला करके दिखाओ। जब शौर्य ने ये कहा तो शौर्य का ये बात रंधावर के ईगो पर जा लगा। रंधावर अपने गुंडों को साइड होने का बोल वो और शौर्य एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिए। वही वैभव कुसुम को हॉस्पिटल ले गया। कुसुम का बहुत खून बह चुका था। नमन भी हॉस्पिटल आ गया। जब वैभव नमन को आता देखा तो उसके कॉलर को पकड़ गुस्से में बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कितनी सेंसिटिव है, फिर भी तुम उसे ये सच बताने गए थे। ये सुन नमन वैभव के कॉलर को पकड़ बोला, तुमने भी तो मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया था, अब क्यों उसका इतना फिक्र कर रहे हो? मुझे पता है तुम किस टाइप के इंसान हो वैभव। ये सुन वैभव उसके होंठ को अपने कॉलर से हटा उसके गर्दन पर अपने होंठ रख मजबूत करते हुए बोला, हाँ कोशिश किया था जबरदस्ती करने का, पर कुछ करने से पहले ही रुक गया था। मुझे उस बात का भी बहुत गिल्ट है। मैंने उससे माफी भी मांगा था, यहाँ तक कि उस दिन के बाद से ही मैंने खुद को पूरा बदल लिया, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया था। पर वो मेरा बदला रूप देखने से पहले ही मुझे छोड़ चली गई। वैसे भी मैं जो भी किया मैं तो उसका उस वक्त अपना था भी नहीं, तुम क्यों उसके साथ ये सब होता बस देख रहे थे? क्यों नहीं बड़े भाई होने का फर्ज निभाया? दोनों को हॉस्पिटल में ही लड़ता देख डॉक्टर्स और बाकी के मौजूद लोग दोनों को अलग कर दिए। फिर एक डॉक्टर चिल्लाते हुए बोल पड़ा, ये हॉस्पिटल है, अगर आप दोनों को लड़ना ही है तो हॉस्पिटल से बाहर जाकर लड़िए। ये सुन दोनों शांत हो गए। वही शौर्य रंधावर एक दूसरे से लड़ रहे थे। जहां शौर्य के शरीर में कांच चुभा था, वही रंधावर उसे बार बार मारने लगा, जिस कारण उसके शरीर से बहुत खून बहने लगा। पर शौर्य हार नहीं माना। दोनों के लड़ने के वजह से शौर्य का शर्ट फट गया। जैसे ही शौर्य का शर्ट उसके जिस्म से बाहर हुआ, ड्रैगन के टैटू को देख पंछी के होश उड़ गए। वो धीरे से बोली, शौर्य। उसे तो अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जिस पर वो अपने आंख बंद कर भरोसा की, वही आदमी धोखेबाज निकला। दोनों लड़ रहे थे। वही पंछी ये देख कार के दरवाजे को खोलने लगी, पर शौर्य अपने कार को लॉक कर रखा था। वही शौर्य से रणधावर हारने लगा। तभी रणधावर ने जब देखा पंछी दरवाजे को खोलने का कोशिश कर रही है, तो अपने आदमी के गन को उसके पास से ले रणधावर शौर्य के तरफ पॉइंट कर दिया। तभी शौर्य कठोर मुस्कान के साथ बोला, आखिर मैं तुम्हें गन का सहारा ही लेना पड़ा। रणधावर को पता था शौर्य के सामने वो गन पॉइंट भी कर देगा तो भी उसके चेहरे पर डर का थोड़ा भी सिकंद उसे नजर नहीं आएगा। रणधावर अपना गन पंछी के तरफ पॉइंट जैसे ही किया, शौर्य अपने घबराए नजर से देख बोला, मेरे साथ जो करना तुम कर सकते हो, पर उसे छूने का भी हिम्मत किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रणधावर शौर्य का धमकी सुन अपने होंठों से बहते खून को पोंछ अपने आदमियों को शौर्य को पकड़ने का बोल पंछी को कार से बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया। उसके आदमियों ने ऐसा ही किया। पंछी को जैसे ही कार से बाहर लाया गया, शौर्य रणधावर के तरफ गुस्से में देखते हुए कुछ कहता, इससे पहले ही पंछी बोल पड़ी, तुम शौर्य हो? तुमने मुझे धोखा दिया। मम्मा कहती थी किसी पर भरोसा मत करना, फिर भी मैंने तुम पर भरोसा किया। तुमने मेरे पापा को मुझसे छीना और अब मुझे धोखा दे बस उस बॉक्स को पाना चाहते हो। ये सुन शौर्य अपने चेहरे को न में हिलाते हुए बोला, पंछी मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज अभी। इससे आगे वो कुछ कहता रणधावर बोल पड़ा, शौर्य कितना गिरोगे तुमने इस लड़की के पिता को भी नहीं छोड़ा। शौर्य के आंखों में इस लड़की के लिए प्यार देख रणधावर के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया। रणधावर पंछी को छोड़ बोला, मैं अपने भाई का इससे यहाँ बदला लेने आया था, पर तुमने अपने पिता को खोया है, इसे मारने का हक तुम्हें मिलना चाहिए। लड़की इतना कह अपने गन को उसके तरफ बढ़ा। रणधावर बोला, इसे मार डालो। ये सुन पंछी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो किसी का खून नहीं कर सकती थी। वो अपने सिर को ना में हिला बोली, इसे सजा कानूनी तौर पर मिलना चाहिए। ये सुन रणधावर हंसते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, पुलिस भी उसके कंट्रोल में है, कोई उसे सजा नहीं देगा। ये सुन पंछी बोल पड़ी, सारे पुलिस एक जैसा नहीं होते हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर मेरे पापा के तरह ईमानदार भी होते हैं। इतना कह वो अपना फोन निकालने वाली थी। वो अपने पिता के बेस्ट फ्रेंड जो पुलिस ऑफिसर ही थे, उन्हें कॉल करने वाली थी।
शौर्य को पता था पंछी किसी को नहीं मार सकती है। वही पंछी को पुलिस को कॉल लगाता देख रणधावर उसके हौंद से फोन ले जमीन पर फेंक उसे पकड़ गन उसके माथे पर रख बोला, मैं तेरे प्यार से ही तुझे मरवाना चाहता था शौर्य, पर ये बेवकूफ लड़की पुलिस को बुला रही है। पर कोई नहीं, तुमने मेरे भाई को मारा था, अब मैं भी तुम्हारे प्यार को तुम्हारे आंखों के सामने जान से मार डालूंगा। ये कह वो बंदूक पंछी के सिर पर रख दिया। पंछी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। रणधावर रिवॉल्वर दबाने ही वाला था, वही पंछी आंखों को बंद कर ली और शौर्य ये देख उसे रोकने के लिए कुछ करता इससे पहले ही गन चलने का आवाज आया। शौर्य को लगा आज उसका पूरा दुनिया फिर से उजड़ गया। पर तभी उसने देखा उसकी पंछी सही सलामत है और रणधावर जमीन पर गिरा हुआ है। वही पंछी तो शौक में चली गई थी, उसके चेहरे पर रणधावर का खून लगा था। वही पीछे से शौर्य के दादाजी अपने लोगों के साथ उसके सभी आदमियों को पकड़ लिए थे। राजनाथ के साथ विवेक मिहिर भी मौजूद थे। राजनाथ शौर्य के पास जाने लगा, पर शौर्य पंछी के पास जैसे ही जा उसे छुआ, पंछी उसे खुद से दूर धकेल वहां से भागने लगी। वही उसके आदमी पंछी को पकड़ने वाले थे तो राजनाथ बोल पड़ा, जाने दो उसे। शौर्य अपने दादाजी को कठोरता से देख बोला, आप मेरे लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करिए। ये सुन राजनाथ बोल पड़ा, शौर्य आज वो लड़की जिंदा नहीं होती, पर मेरे वजह से ही वो जिंदा है और आप। ये सुन शौर्य बोल पड़ा, दादाजी थैंक यू, पर अगर आप चाहते हो कि मैं आपका सब कुछ संभालूं तो प्लीज पंछी को मेरे पास रहने दीजिए। इतना कह शौर्य मिहिर विवेक के तरफ देख बोला, मिहिर विवेक खड़े क्यों हो, जाओ जाकर उसे पकड़ लो। राजनाथ गहरी सांस भरते हुए अपने आदमियों को बोला, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए जिसने मेरे पोते का चेहरा देखा है। इतना कह राजनाथ जाने लगा। राजनाथ अपने पोते से बहुत प्यार करता था, वो उसे कुछ होता नहीं देख सकता था। वही उसके दादाजी चले गए तो शौर्य कार के अंदर जाने से पहले सभी की तरफ देख कोल्ड आवाज में बोला, पूरा जगह क्लीन हो जाना चाहिए। इतना कह वो भी कार के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। कार रफ्तार में चलाते हुए शौर्य अपना फोन निकाल मिहिर को कॉल किया। बॉस का कॉल आता देख मिहिर कॉल उठा, उसके कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ा, बॉस पंछी कहीं नहीं मिल रही है। ये सुन शौर्य फोन कटकर आसपास जितने भी पार्क थे सब में जाकर पंछी को ढूंढने लगा, पर पंछी उसे कहीं नहीं मिली। वही दूसरी तरफ पंछी अंधेरे रास्ते में भागते हुए एक जगह खड़ी हो गई। भागते भागते उसका सांस फूलने लगा था। पंछी खड़ी हो गहरी गहरी सांसें लेते हुए सड़कों को देखी। उसके पिता उसे 5 साल पहले ही छोड़ चले गए थे। कुसुम भी उसके साथ पूरा दिन नहीं होती थी, वो कोलकाता के आधे से ज्यादा सड़कों पर कृतिका के साथ अकेले घूमी थी। उसका नजर कच्चे सड़क पर गया। ये रास्ता उसके घर का शॉर्टकट था, पर रात के लिए ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। दिन को भी कुसुम इस रास्ते पर पंछी को जाने से मना किया करती थी, पर फिर भी वो कभी कभी चली जाया करती थी। और अभी पंछी को अपने घर पहुंचना था। वो उस रास्ते को देख उस रास्ते पर भागने लगी। जब पंछी उस रास्ते पर भाग रही थी तभी कुछ ड्रंक आदमियों का नजर भागती हुई लड़की पर चला गया। वो आदमी पंछी के पास जाने लगे। पंछी ने जब देखा उसके पीछे कुछ आदमी पड़े हैं तो पंछी अपना रफ्तार बढ़ा दी। वैसे भी वो रेस में महारत हासिल की थी। लड़की को इतना तेज भागता देख 4 ड्रंक लड़के जो उसके पीछे भाग रहे थे वो चारों रुक जागने लगे। वही पंछी उस रास्ते से पार हो कुछ ही वक्त में अपने घर पहुंच गई। फिर घर के अंदर जा घर के दरवाजे को खोल। पंछी मिट्टी खोदने के लिए कोड़ी ले अपने घर के पीछे बने गार्डन के पास जा मिट्टी निकालने लगी। वही अतुल कृतिका दोनों उसके घर आ चुके थे। घर का दरवाजा खुला था। ये देख अतुल आवाज दिया, कोई रिप्लाई नहीं आया। आता भी कैसे, पंछी घर के पीछे साइड के गार्डन में थी और कुसुम हॉस्पिटल में। जब किसी का आवाज नहीं आया तो दोनों घर के अंदर चले गए तो देखा घर के अंदर कोई नहीं है। दोनों को अब पंछी कुसुम दोनों का बहुत टेंशन होने लगा। वही पंछी मिट्टी कोड अपना बॉक्स निकाल उसे ले घर से बाहर चली गई। वो इतनी जल्दी में थी कि उसने ध्यान भी नहीं दिया कि उसके घर के बाहर अतुल का बाइक लगा है। वो तो बस बॉक्स ले भागने लगी। दूसरी तरफ शौर्य को पंछी कहीं नहीं मिली तो वो उसके घर चला गया देखने। जब वो घर गया तो देखा बाहर बाइक लगा है और घर का दरवाजा खुला है तो वो अंदर जा देखा। घर के अंदर अतुल कृतिका मौजूद थे। जब दोनों ने शौर्य को देखा तो कृतिका मानव सर का ये हालत देख पूछ पड़ी, मानव सर
आपको क्या हुआ है? शौर्य के पास उसके सवालों के जवाब देने का कोई वक्त नहीं था, वो बस पूछ पड़ा, पंछी घर आई थी क्या? कृतिका झट से बोल पड़ी, नहीं सर, मैं भैया खुद टेंशन में है। जब हम दोनों घर आए तो देखे घर खुला है और घर के अंदर कोई भी नहीं है। ये सुन शौर्य को याद आया, जब वो पंछी जा रहे थे तब घर के दरवाजे को पंछी ने बंद किया था। वो कृतिका अतुल के तरफ देख बोला, तुम दोनों अपने घर जाओ। इतना कह वो घर के पीछे एरिया के पास गया। जमीन से मट्टी निकला देख शौर्य समझ गया, बॉक्स ले पंछी कहाँ गई होगी। वो भी उस जगह जाने के लिए निकल गया। कुछ ही वक्त में शौर्य कैफे पहुंच गया। उसके पहुंचने के 2 सेकंड पहले ही पंछी भागते हुए अपनी मम्मा का कैफे पहुंच अंदर गई थी। शौर्य भी अंदर आ गया। पंछी ने जब आते ही जमीन पर ढेर सारा खून गिरा देखी तो वो हैरान रह गई। तभी पीछे से शौर्य उसका नाम लिया, पंछी। शौर्य का आवाज सुन पंछी उसके तरफ मुड़ देखी। पंछी के आंखों से आंसू बह रहा था। वो उसे देख गुस्से में पूछी, क्या किया तुमने मेरी मम्मा के साथ? ये सुन शौर्य उसे हैरानी से भरे नजरों से देख बोला, ये क्या कह रही हो पंछी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो अभी ही आया हूँ यहाँ। ये सुन पंछी चिल्ला कर रोते हुए बोल पड़ी, झूठ मत बोलो, जैसे तुमने मेरे पापा को मार डाला वैसे ही मेरी मम्मा को भी मार डाला ना, बस इस बॉक्स के लिए। इतना कह पंछी भागते हुए कहीं जाने लगी तो शौर्य भी उसके पीछे गया। पंछी अपने कैफे के दरवाजे के पास जा जहां उसकी मम्मा कैफे का चाबी रखती थी वहां से निकाल दरवाजा खोलने लगी। तभी शौर्य उसके पास आ बोला, क्या कर रही हो पंछी, मेरा बात तो सुनो। पंछी कुछ न सुन दरवाजा खोल अंदर जाने लगी तो शौर्य उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर पंछी उसके पकड़ने के पहल ही कैफे के अंदर जा किचन के पास भाग कर चल गई। शौर्य भी उसके पीछे गया। पंछी भट्टी में माचिस मार आग लगाकर उस बॉक्स को भट्टी के अंदर डाल दी। ये देख शौर्य पंछी को साइड कर उस बॉक्स को आग से निकाल लिया। आग तेज नहीं था जिस कारण शौर्य एकासली उस बॉक्स को आग से निकाल लिया। ये देख पंछी उससे वो बॉक्स लेने का कोशिश करने लगी तो शौर्य उसके हाथ को एक हाथ से ही मजबूती से पकड़ अपने कोल्ड आवाज में बोला, मैं तुम्हें तब से प्यार से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ पर तुम्हें प्यार का भाषा समझ नहीं आता है। इतना कह उसे अपने एक हाथ से ही गोद में उठा कैफे से बाहर ले जाने लगा तो पंछी छटपटाते हुए बोलने लगी, अगर मेरी मम्मा के साथ कुछ बुरा किए होगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शौर्य कुछ न कह उसे बाहर ले गया। तब तक विवेक मिहिर भी वहां पहुंच चुका था। दोनों कार से बाहर निकल गए। वही शौर्य भी बाहर आ दोनों को देख बॉक्स मिहिर के तरफ फेंका तो मिहिर उस बॉक्स को कैच कर लिया। वही शौर्य अपने कार के जगह मिहिर के कार के पिछले सीट पर गया तो विवेक जल्दी से जा कार का दरवाजा खोल दिया तो शौर्य पंछी को अंदर बैठा खुद भी उसके साथ बैठ उसे अपने बाहों में कस के जकड़ लिया। पंछी उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए शौर्य से बोली, कहाँ है मेरी मम्मा, क्या किए तुम मेरी मम्मा के साथ, बोलो बोलो। शौर्य उसके बात को पूरा इग्नोर करते हुए कोल्डली मिहिर विवेक को देख बोला, तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो, कार स्टार्ट करो। ये सुन मिहिर विवेक दोनों कार के अंदर आ बैठ गए। मिहिर ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वो कार स्टार्ट कर रफ्तार से कार चलाने लगा। कुछ ही वक्त में मेंशन आ गया पर पंछी का चिल्लाना खुद को शौर्य से दूर करना खत्म नहीं हुआ। मेंशन आते ही शौर्य पंछी को कार से बाहर निकाल अपने गोद में ही जबरदस्ती पकड़े मेंशन के अंदर ले जा, अपने कमरे के अंदर लेकर जा, उसे बेड पर छोड़ उसके करीब आ अपने कोल्ड आवाज में बोला, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक है, पर अगर तुम अपने मुंह से एक और शब्द निकालोगी तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। ये सुन पंछी शांत हो गई। वही शौर्य ना चाहते हुए भी उसके हाथ को मेटल हैंडक से लॉक कर उसके पैर में ही लॉक लगा। कमरे से बाहर जा दरवाजा बंद कर खुद में ही बोला, सॉरी लिटिल थिंग, मुझे तुम्हें तकलीफ देना पड़ रहा है। इतना कह वो बाहर जा मिहिर विवेक से बोला, पता लगाओ मिसेज मेहरा के साथ क्या हुए है और कहाँ है वो अभी। शौर्य का ऑर्डर सुन विवेक मिहिर अपने काम पर लगने ही वाले थे तभी विवेक जाने से पहले बोला, बॉस आपको बहुत चोट आया है, आपको बैंडेज करवा लेना चाहिए। ये सुन शौर्य अपने कोल्ड आवाज में बोला, जरूरत नहीं, तुम दोनों को जो कहा वो करो। ये सुन दोनों चले गए। दोनों को पता था शौर्य को कितना भी कह लो वो बस अपने मन का करेगा। वही दोनों के जाते ही शौर्य को पंछी के पैर का छाला याद आया तो शौर्य किचन जा पानी गर्म करने लगा।
साथ ही फास्टेस्ट बॉक्स निकाल लिया। जैसे ही पानी गर्म हुआ, शौर्य गर्म पानी के साथ फास्टेस्ट बॉक्स ले अपने कमरे में जाने लगा। अपने कमरे का दरवाजा खोल वो कमरे के अंदर गया तो देखा पंछी अपने सिर को अपने पैरों के अंदर घुसाए बैठी है। उसके पास जा गर्म पानी के बाउल और मेडिसिन को साइड में रख उसके पैर से लॉक को खोल दिया। पंछी शौर्य के तरफ देख उदासी से भरे आवाज में बोली, मेरे पापा को तुमने मार दिया और मेरी मम्मा को मुझसे दूर कर दिया, तो फिर मुझे क्यों क्यों जिंदा छोड़े हो? मार डालो ना मुझे भी। शौर्य पंछी के पैरों को गर्म पानी से साफ करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लिटिल थिंग। मैंने तुम्हारी मम्मा के साथ कुछ भी नहीं किया है, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। ये सुन पंछी अपने चेहरे को उठा उसके तरफ देखने लगी, फिर अपने धीमे आवाज में बोली, प्यार? मेरे अपनों को मुझसे छीन कर कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो? अब तो तुम्हें बॉक्स भी मिल गया है शौर्य, तो फिर ये प्यार का झूठा नाटक क्यों कर रहे हो? ये सुन शौर्य उसके तरफ देख बोला, मुझे पता है तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा नहीं होगा, और बात रहा उस बॉक्स का, तो हाँ मुझे वो बॉक्स चाहिए था और मैं किसी भी हाल में उसे तुमसे लेकर रहता, पर मैंने कभी उस बॉक्स के लिए तुम्हें या तुम्हारी मम्मा को हट करने का नहीं सोचा, ना ही किया हूँ। ये सुन पंछी उसके आंखों में देखी। उसने अपने सामने बैठे आदमी के मुंह से इतना झूठ सुन लिया था कि उसका सच भी उसे झूठ ही लग रहा था, पर फिर भी वो बोल पड़ी, ठीक है तुमने मेरी मम्मा के साथ कुछ नहीं किया है, पर मेरे पापा को तो मुझसे छिना है ना। ये सुन शौर्य शांत हो गया। वो उसके पैरों पर मलहम लगाते हुए वो वक्त याद करने लगा। रात का वक्त हो रहा था। बड़े से कमरे के अंदर शौर्य राकेश के बालों को अपने हाथ के मुट्ठी में भर क्रूरता से बोला, बहुत बड़ी गलती किए मेरे प्लान को बर्बाद करके। कहा था ना दूर रहना, नहीं तो बहुत पछताओगे। ये सुन राकेश के चेहरे पर बस मुस्कान छा गया। ये पहला इंसान था जो शौर्य से डरने की जगह अपने बुरे हुए हालत में भी उसे चैलेंजिंग स्माइल दे रहा था। ये देख शौर्य उसके बाल को छोड़ सामने रखे लोहे के चेन को उठा राकेश के गले में मोड़ उसे खींचते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे पर अपने लिए डरना देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इतना कह उस चेन को छोड़ मिहिर विवेक के तरफ देख कोल्डली बोला, मैं इसके आंखों में डर देखना चाहता हूँ, शौर्य गोयनका का डर। इसका ऐसा हालत करो कि मेरे सामने ये अपने जान का भीख मांगे। ये सुन मिहिर विवेक को क्या करना है उसे समझ आ गया था। वो उसे जंजीरों से बांध बर्फ के बड़े से ढांचे पर लेटा दिया। ठंड से राकेश का शरीर जमने लगा था, पर न ही उसके आंखों में शौर्य का खौफ था, ना ही मरने का डर दिख रहा था, न ही राकेश अपने जान का भीख मांगने वाला था। मिहिर ने फिर लोहे से बने चैन को उठा उसके शरीर पर मारने लगा, पर उसके मुंह से एक आह तक का भी आवाज किसी को सुनाई नहीं दिया। उसके बाद उसे करंट के झटके भी विवेक दिया, पर फिर भी उसके आंखों में बिल्कुल भी शौर्य का खौफ पैदा नहीं हुआ था। ये देख शौर्य उठा और वहां जा मिहिर के हाथ से लोहे के चैन को ले अपने हाथ में मोड़ राकेश के शरीर पर मिहिर के मारने के तरीके से कई गुना ज्यादा जोर जोर से उसके शरीर पर चैन से मारने लगा। उसके शरीर में पहले बस निशान बंद थोड़ा खून बहा रहा था, पर शौर्य के ऐसे मारने के उसके शरीर से तेजी से खून बाहर आते हुए पूरे बर्फ के ढांचे को लाल करने लगा। पर अब भी राकेश के मुंह से आह तक का भी आवाज नहीं निकला। इतना कुछ करने के बाद शौर्य गुस्से में मिहिर से बोला, इसके साथ कुछ और करो। ठंड में जमने के साथ साथ शरीर में इतना चोट आने की वजह से राकेश के मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आ पा रहा था, पर फिर भी वो अपने शरीर का पूरा दम लगा बोला, मेरा जान ही क्यों ना ले लो, पर मेरे आंखों में तुम्हें कभी अपने लिए डर नहीं नजर आएगा, ना ही मैं कभी इस बॉक्स के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ। ये सुन शौर्य उसके शरीर में बंधे चैन को पकड़ उसे बर्फ से जमीन पर खींच उसे जमीन पर घसीटते हुए रूम के बीचों बीचला सोफे पर शौर्य बैठ टेबल पर रखे कटर को उठा बोला, तुम उस बॉक्स के बारे में भी बताओगे और तुम्हारे आंखों में शौर्य का डर भी होगा। इतना कह कटर को उसके नाखून में रख जोर से कबाड़ दिया। राकेश को दर्द तो बहुत हुआ, पर वो उस दर्द को भी सह लिया। शौर्य ने जब ये देखा तो उसके बाल को अपने मुट्ठी में भर उसे बाल से ही ऊपर कर उसके आंखों में देख कोल्डली बोला, पहली बार मैंने अपने जैसा किसी इंसान को देखा है। ये सुन राकेश उसे घृणा से भरे नजरों से देख बोला, मैं तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नहीं हूँ शौर्य गोयनका। ये सुन शौर्य के चेहरे पर तिरस्कार से भरा मुस्कान छा गया। वो उसके बाल को छोड़ दिया तो राकेश जमीन पर जा गिरा।
शौर्य फिर खड़ा हो, उसके गले पर अपने पैर को रख, उसके गले पर अपने पैर को दबाते हुए कठोरता से बोला, कुछ दिनों के बाद न्यूज के हेडलाइन पर पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। जाबाज, ईमानदार पुलिस ऑफिसर राकेश मेहरा जो शौर्य गोयनका से टक्कर लेने गया था वो मारा गया। उसके मरने के बाद उसका छोटा सा परिवार रास्ते पर आ गया। अब तो बेचारे भूख के कारण दर बदर सड़कों पर खाने के लिए भटक रहे हैं। इतना कह उसके गर्दन से अपने पैर को हटा कोलगली आगे बोला, क्या तुम ये चाहते हो? ये सुन राकेश जोर से हंसते हुए बोला, तुम मेरी वाइफ और बेटी को जानते नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। मेरे ना रहने पर भी वो कभी किसी से भीख नहीं मांगेंगे। ये सुन शौर्य उसे शैतानी मुस्कान के साथ देखते हुए बोला, देख लेता हूँ, और तुम भी देख लो। इतना कह शौर्य पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में राकेश के मौत का खबर फैलाने का बोल दिया। उस रात जो जला हुआ लाश पंछी कुसुम और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने देखा था वो राकेश का नहीं था। शौर्य तो बस राकेश को उसके सामने गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता था। पर कुसुम अपने हस्बैंड के जाने के बाद उसके मौत का पैसा तक लेने नहीं गई। खुद का जो भी जेवर था वो बेच घर को गिरवी रख दी। फिर कैफे शुरू की। कैफे शुरू करने के बाद वो अपने घर को धीरे धीरे छुड़वा ली और अपनी बेटी को भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा उसे हमेशा हर चीज बेस्ट ला कर दी। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। उस दिन के बाद जब शौर्य को पता चला ये सब तो शौर्य पूरे 4 साल के बाद राकेश को डार्क रूम से उसके पास लाने को कहा। मिहिर राकेश को ले आया। 4 साल तक उसे टार्चर मिलने के बाद भी उसके आंखों में वही आग था। आज भी उसके आंखों में शौर्य को उसके लिए कोई डर नजर नहीं आ रहा था। ये देख शौर्य बोला, आई एम इम्प्रेस्ड। अगर तुम इतने ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं होते तो मैं तुम्हें अपने साथ काम पर रखना चाहता। पर वो इतना कहा ही था कि तभी पीछे से राघव आ बोला, शौर्य वो बॉक्स इसकी बेटी के पास है। इतना कह राकेश ने जब अपनी बेटी से आखिरी बार कॉल पर बात किया था उसका रिकॉर्डिंग उसे सुनाने लगा। शौर्य रिकॉर्डिंग को सुनते हुए राकेश की तरफ ही देख रहा था। उसके आंखों में उसे पहली बार डर दिखा। ये डर देख शौर्य के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो राकेश की तरफ कठोरता से देख बोला, यही तो देखना चाहता था मैं, तुम्हारी आंखों में डर। मैं बच्चों को तकलीफ देना पसंद नहीं करता हूँ। तो अच्छा होगा तुम उस बॉक्स के बारे में अपनी बेटी से पूछ मुझे बता दो। तुम्हारी बेटी भी खुश हो जाएगी तुम्हें जिंदा पाकर। राकेश को पता था एक बार ये बॉक्स बुरे लोगों के हाथ में लग गया तो पूरा शहर खतरे में आ जाएगा। वो अपनी बेटी को भी तकलीफ पहुंचता नहीं देख सकता था, ना ही अपने शहर को खतरे में जाने दे सकता था। वो शांत हो रह सोच रहा था क्या करे, तभी उसके पर गोली चला। गोली चलने का जैसे ही आवाज आया शौर्य हैरान रह गया। शौर्य ने जब देखा राकेश पर राघव ने गोली चला दिया है तो शौर्य राकेश के जख्मी शरीर को पकड़ गुस्से में चिल्लाकर राघव से बोला, किसने कहा था मेरे इजाजत के बिना इस पर गोली चलाने का? तभी राघव बोल पड़ा, शौर्य जब पता ही चल गया है बॉक्स कहाँ मिलेगा तो इसे जिंदा रख कर क्या फायदा है? वैसे भी इसने हम दोनों का चेहरा देख लिया है, इसे जिंदा रखने से बस हम दोनों को खतरा ही होता। शौरी राघव को कठोरता से देख विवेक से बोला, एलेक्स को कॉल कर फौरन बुलाओ। विवेक ने ऐसा ही किया। शौर्य का ये बर्ताव राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही वक्त में एलेक्स राकेश को चेक करने लगा, पर बहुत देर हो चुका था। पहले से ही उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, ऊपर से गोली सीधा उसके सीने में जा लगा था। जब शौर्य को पता चला वो मर गया है तो शौर्य राघव के गर्दन पर अपने हाथ को रख मजबूत कर बोला, मेरे इजाजत के बिना गोली चलाने का हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? उस वक्त के ख्यालों से बाहर आ शौर्य मलहम लगाना बंद कर उठ बिना पंछी को कोई जवाब दिए कमरे से बाहर चला गया। भले शौर्य जान से राकेश को नहीं मारा था, पर उसने उसे हर रोज इतना टॉर्चर किया है कि उसके जगह कोई और इंसान होता तो अपने मौत का भीख मांगता। जब पंछी को पता चलेगा 4 साल तक उसके पिता के साथ क्या क्या हुआ था तो वो उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगी। कमरे से बाहर जा हॉल में सोफे पर बैठा ही था कि तभी मिहिर का कॉल आया। तो शौर्य फोन उठा, बोला, कहाँ है मिसिस मेहरा? ये सवाल सुनते ही मिहिर बोल पड़ा, बॉस, मिसेस मेहरा हॉस्पिटल में एडमिट है और यहाँ वैभव देशमुख और नमन जिंदल भी मौजूद है। आगे मैं पता करके आपको बताता हूँ। ओके। इतना कह शौर्य फोन रख दिया। वही दूसरी तरफ कृतिका अब तक सोई नहीं थी।
उसे पंछी का ही चिंता सता रहा था। अतुल भी उसके साथ ही बैठा था, उसे भी पंछी का चिंता हो रहा था। तभी अतुल बोल पड़ा, कृतिका तुम्हारे पास उस टीचर का नंबर है तो कॉल कर पूछो ना। ये सुन कृतिका झट से उठ अपने पिछले साल का नोट्स ढूंढने लगी। उसने अपने किसी नोट्स में मानव सर का नंबर लिखा था। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे कॉपी मिल गया तो वो नंबर ढूंढ अपने भाई के पास आ उसके फोन से ही मानव सर को कॉल लगाई। शौर्य का जब दूसरा फोन बजा तो वो हैरान था, उसे निकाल वो देखा कॉलर आईडी पर नंबर से कॉल आ रहा था। ये देख वो कॉल उठा लिया। उसने कुछ ना बोल बस आगे वाले के बोलने का इंतजार किया। वही कृतिका कॉल उठता पा झट से बोल पड़ी, मानव सर। आवाज सुना सुना लग रहा था तो वो पूछ पड़ा, कौन? तभी कृतिका झट से जवाब दी, सर मैं कृतिका। ये सुन शौर्य बोला, हाँ बोलो। सर पंछी मिली, वो ठीक तो है ना? कृतिका के सवालों का शौर्य क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो फिर गहरी सांस ले बोल दिया, मिसेस मेहरा हॉस्पिटल में एडमिट है, पंछी अपनी मम्मा के पास ही है। ये सुन कृतिका अतुल दोनों साथ पूछे, क्या हुआ, उन्हें कैसी है वो, सीरियस तो नहीं है? शौर्य को कोई जवाब देने का मन नहीं था। वो कॉल कट कर अपना मानव सर वाला फोन स्विच ऑफ कर दिया ताकि दोबारा कॉल ना आए। फोन कट होते ही अतुल दोबारा फोन किया पर मानव सर का फोन स्विच ऑफ बताने लगा। ये सुन अब दोनों और भी ज्यादा परेशान हो गए। वहीं हॉस्पिटल में जब विभव को पंछी का ख्याल आया तो वो नमन से बोल पड़ा, कुसुम के होश में आते ही मुझे कॉल करना, मैं पंछी को देख कर आता हूँ। कुसुम के ना आने से पंछी परेशान होगी। तभी नमन बोल पड़ा, मैं उसके पास जाता हूँ। ये सुन वैभव झट से बोला, नमन वो मुझे जानती है, मेरा जाना ठीक होगा। इतना कह वो निकल गया। हॉस्पिटल से बाहर जाने के बाद वो अपने कार में बैठ कार को रफ्तार से चलाने लगा। वहीं वैभव के निकलते ही पंछी के घर जाने का बात विवेक शौर्य को बता दिया। शौर्य तभी सोफे से उठ मेंशन से बाहर निकल अपने कार में जा बैठ कार में रखे एक्स्ट्रा कपड़े को पहन कार स्टार्ट कर रफ्तार में जाने लगा। कुछ ही वक्त के बाद शौर्य वैभव दोनों एक साथ पंछी के घर पहुंचे। दोनों कार से बाहर निकल तो शौर्य को देख वैभव पूछ पड़ा, तुम यहाँ? शौर्य गहरी सांस ले बोला, पंछी मेरे घर पर है, वैसे मिसेज मेहरा के साथ क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में क्यों है? वैभव उसे हैरानी से देखा, आखिर हर बात शौर्य को पता कैसे चल जाता है? वो पूछ पड़ा, तुम्हें कैसे पता? शौर्य गहरी सांस ले बोला, ये मैटर नहीं करता। शौर्य का बात सुन वैभव बोल पड़ा, वो सीढ़ी से गिर गई थी। वैसे पंछी तुम्हारे घर क्यों है और तुमने उसे कुसुम के बारे में क्या बताया? शौर्य सच नहीं बता सकता था, वो झूठ बोल दिया, मैं उसे उसके बर्थडे के लिए बाहर ले गया था तो वो थक कर बस सो गई, जब उठेगी तो उसे मैं हॉस्पिटल ले आऊंगा। ये सुन वैभव बोल पड़ा, ठीक है शौर्य, उसका ख्याल रखना। शौर्य हाँ मैं सिर हिला अपने कार में जा बैठने वाला था तभी वैभव पूछ पड़ा, तुम्हें सब पता कैसे चल जाता है? ये सवाल सुन शौर्य उसके तरफ देख बोला, कहा ना ये मैटर नहीं करता मिस्टर देशमुख। इतना कह वो कार में बैठ अपने कार को मोड़ निकल गया। वही वैभव को समझ नहीं आ रहा था ये शौर्य है क्या चीज, पर अभी वैभव के लिए जरूरी ये था कि कुसुम और उसकी बेटी सेफ रहे। वो भी फिर अपने कार में जा बैठ कार स्टार्ट कर निकल जाता है। वैभव से बात करने के बाद शौर्य उस बॉक्स को अपने हाथ में ले बोला, इस बॉक्स के कारण आज मैं सब कुछ खो दिया हूँ। इतना कह कार को रफ्तार से चलाते हुए शौर्य 2 घंटा का सफर 1 घंटे में पूरा कर अपने पुराने मेंशन पहुंच गया। उस वक्त रात का 2 बज रहा था। शौर्य कार मेन गेट के पास हॉर्न बजाने लगा तो जो गार्ड काम करने की जगह झपकी ले रहा था उसका नींद खुल गया। गार्ड कार के पास आया तो शौर्य अपने कार विंडो को नीचे कर उसे कठोरता से देखा। शौर्य को देख गार्ड के माथे से पसीना आने लगा। वो झट से गेट खोल दिया तो शौर्य कार अंदर कर अपने कार के लॉक से गन निकाल कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाने लगा। इतनी रात को इतने गुस्से में शौर्य को आता देख सभी डरे हुए थे। शौर्य अपने दादाजी के कमरे के पास जा अपना गन आगे कर दरवाजे पर गोली चला लॉक को तोड़ दिया। वही दादाजी जो गहरी नींद में सोए थे वो गोली चलने का आवाज सुन जाग गए। वही पूरा गार्ड वहां आ चुका था। सभी गार्ड ने शौर्य के तरफ अपना गन पॉइंट कर दिया। वही दरवाजा खोल वो अंदर जाता एक गार्ड उसके सिर पर गन रख बोला, आप अंदर गन लेकर नहीं जा सकते हैं।
तभी राजनाथ वहां आ बोला, मेरे पोते को मेरे रूम में आने से तुम रोकोगे? तभी अपने गन को नीचे कर वो अपने सिर को झुका बोला, बॉस आपको प्रोटेक्ट करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर चाहे सामने छोटे बॉस ही क्यों ना हो, उनसे भी। ये सुन राजनाथ सभी को जाने का इशारा किया, फिर अंदर आ गया तो शौर्य भी अंदर आ गुस्से में अपने दादाजी को देखा तो राजनाथ बोल पड़ा, मुझे मारने आए हो? ये सुन उस बॉक्स को जमीन पर फेंक शौर्य बोला, यही चाहिए था ना आपको, ले आया। इतना कह जाने को था तभी राजनाथ बोल पड़ा, उस लड़की से दूर हो जाओ, उसके रहते आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे शौर्य। ये सुन शौर्य जाते हुए बोला, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। इतना कह वो जाने लगा, उसे जाता हुआ देख राजनाथ बोल पड़ा, बिल्कुल अपने पिता पर गए है, मैं नहीं चाहता आप भी अपने पिता की तरह हो जाए। वही शौर्य मेंशन से बाहर जाते हुए उस गार्ड के तरफ देखा जो उसके सिर पर बंदूक रखा था। शौर्य उसे अपने कठोर नजरों से देखा तभी वो बोल पड़ा, सॉरी छोटे बॉस। शौर्य कुछ न कह बाहर चला गया, फिर अपने कार में जा बैठ कार को रफ्तार से ही चलाने लगा। 1 घंटे में ही शौर्य अपने मेंशन पहुंच गया। अपने मेंशन के अंदर जा वो अपने कमरे में गया तो देखा पंछी सो चुकी है। पंछी को सोया देख शौर्य पंछी के पास जा अपने हाथ को उसके चेहरे पर फेरा, तभी गहरी नींद में ही पंछी बोल पड़ी, मुझे नफरत है तुमसे। शौर्य उसके माथे को प्यार से चूम बोला, मत करो नफरत लिटिल थिंग, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इतना कह उसके हॉन्थ जा हैंडकाफ लॉक खोल, उसके हाथ में आए रिसेस को देख सामने रखे फास्टेस्ट बॉक्स से मलहम निकाल, उसके हॉन्थ में लगा दिया, फिर अपना शर्ट को खोल पंछी को अपने सोने से लगा, अपने आंखों को बंद कर लिया। सुबह का वक्त हो गया, पंछी का नींद खुला। उसे जब एहसास हुआ कि कोई उसे पकड़ सोया है तो पंछी अपने आंखों को खोल देखी। पंछी शौर्य के बाहों में खुद को पा उसे खुद से दूर धकेल उसे दूर हो बेड के किनारे पर जा सिमट कर बैठ गई। शौर्य अपने आंखों को खोल उसे देखा, फिर उठ बोला, गुड मॉर्निंग लिटिल थिंग। शौर्य को इतना कैजुअल बात करता देख पंछी उसे गुस्से से देखी तो शौर्य उसके करीब जा उसके चेहरे को अपने हाथ में भर बोला, मेरे साथ रहने का आदत डाल लो, अब तुम्हारा सब कुछ मैं ही हूँ। इतना कह वो उससे दूर हो बेड से उतर बाथरूम चला गया। वही दूसरी तरफ कुसुम को अब तक होश नहीं आया था। वैभव नमन दोनों पूरी रात जाग कुसुम के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। आखिर में ये इंतजार खत्म हुआ। कुसुम को जैसे ही होश आया वो अपने हाथ को देखने लगी, उसके हॉन्थ पाइप लगा था, वो उसे खोलने लगी तभी नज़ा बोली, ये क्या कर रही है आप? कुसुम डरते हुए उसे देखी तभी अंदर से आवाज आता, सब नमन वैभव दोनों वार्ड के अंदर गए। नमन अपनी बहन के पास जा उसे अपने गले से लगा लिया तो कुसुम उसे खुर से दूर धकेल उसे सहमे नजर से देखने लगी। तभी नमन बोल पड़ा, क्या तू मुझसे अब भी नाराज है? ये सुन कुसुम पूछ पड़ी, आप कौन हो? नमन उसे हैरानी से भरे नजरों से देख बोला, कुसुम तुम ये क्या कह रही हो? मैं नमन तुम्हारा भाई। ये सुन कुसुम सोचने लगी तो उसका हालत खराब होने लगा। तभी वैभव जल्दी से डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर कुसुम को देखने आ गया। डॉक्टर कुसुम के पास आ सभी को बाहर जाने का बोल उसे चेक करते हुए उससे कुछ सवाल करने लगा, आपको अपना नाम पता है? ये सवाल सुन कुसुम अपने दिमाग पर जोर डालने लगी जिस कारण उसका सिर फटने लगा। आखिर में डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दे दिया जिससे वो सो गई। फिर डॉक्टर बाहर आ बोला, गिरने की वजह से उनके दिमाग में गहरी चोट आने की वजह से पेशेंट की याददाश्त चली गई है। ये जान दोनों हैरान रह गए। डॉक्टर आगे बोल पड़ा, अभी पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, इसलिए अभी इनके दिमाग पर जोर देना सही नहीं होगा, नहीं तो इनका कंडीशन बिगड़ सकता है। इतना कह डॉक्टर चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद वैभव नमन एक दूसरे को देखे फिर दोनों अंदर चले गए कुसुम के पास। वही दूसरी तरफ पंछी शांत बैठी थी। तभी शौर्य खाने का प्लेट लेकर पंछी के पास आया पर पंछी उसके तरफ देखी तक भी नहीं। तभी शौर्य प्यार से बोला, कुछ खा लो। पंछी अपने चेहरे को फेर बैठी रही। शौर्य उस पर गुस्सा करना नहीं चाहता था पर पंछी का बर्ताव उसे मजबूर कर रहा था। पर फिर भी शौर्य अपने बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए अपने आंखों को बंद कर अपने आप को शांत रखने का कोशिश करते हुए अपने आंखों को धीरे से खोल बोला, अगर तुम अपनी मम्मा से मिलने जाना चाहती हो तो खाना खा लो। ये सुन पंछी झट से शौर्य के हाथ से खाने का प्लेट ले खाना शुरू कर दी।
उसे ऐसे खाता देख शौर्य को अच्छा महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हॉल के सोफे पर बैठा मिहिर, आखिरकार उसे उस अननोन नंबर से भेजे गए मैसेज वाला का डिटेल उसे मिल ही गया। उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया था, वो खुशी से उठने ही वाला था तभी विवेक पूछ पड़ा, इतने खुश क्यों हो रहे हो? मिहिर लैपटॉप विवेक के तरफ मोड़ दिखाते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस लड़के ने ये सब किया है। ये सुन विवेक कुछ सोचने लगा तो मिहिर पूछ पड़ा, क्या सोच रहे हो? विवेक गहरी सांस ले बोला, पर इसे पता कैसे चला बॉस के बारे में, और तो और मुझे नहीं लगता ये सिर्फ पंछी के लिए ये सब कर रहा है, कोई और रीजन जरूर है। विवेक की बातों को सुन मिहिर झट से बोल पड़ा, सही कहा विवेक, मैं भी यही सोच रहा था। तभी शौर्य प्लेट ले नीचे आ दोनों को गंभीरता से बात करते हुए सुन पूछ पड़ा, क्या सोच रहे थे? मिहिर विवेक दोनों साथ ही शौर्य को देख बोला, बॉस वो लड़का। दोनों को साथ कहता सुन शौर्य बोल पड़ा, कोई एक बोलो। शौर्य का ये बात सुन मिहिर बोल पड़ा, बॉस इमेजिन करिए वो मैसेज सेंड करने वाला लड़का कौन हो सकता है। शौर्य का मूड ऑलरेडी बहुत खराब था। मिहिर के सस्पेंस के तरीके से बोलने पर शौर्य उसे कठोर नजरों से घूर कर देखा। वही विवेक शौर्य के पास जा उसके हाथ से प्लेट ले लिया और मिहिर शौर्य के कठोर नजरों से डर झट से बोल पड़ा, ये लड़का और कोई नहीं बल्कि आदिल है। ये सुन शौर्य बोल पड़ा, लगा ही था, वो कोई नॉर्मल लड़का तो नहीं है, पता करो वो कौन है और उसे मेरे बारे में कैसे पता चला और वो चाहता क्या है। स्कूल में शौर्य आदिल को देखते ही समझ गया था, ये लड़का एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो सकता है। शौर्य का ऑर्डर सुन मिहिरों के बॉस बोल आदिल का पूरा डिटेल निकालने में लग गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, दोपहर का 12 बज गया। तभी कुसुम को फिर होश आ गया तो अपने हाथ में उसे मर्द का हाथ मिला महसूस हुआ तो वो अपने आंखों को खोल ये देख झट से अपने हाथ को पीछे कर बोली, आप कौन हो? ये सवाल सुन वैभव प्यार से बोला, तुम्हारा हस्बैंड। जब वैभव ने ये कहा तो नमन उसे घूर कर देखा, पर अभी उसके लिए उसकी बहन का हेल्थ कंडीशन ठीक रहे ये मैटर करता था। वही कुसुम अपने धीमे सहमे आवाज में बोली, हस्बैंड। वैभव ने अपने चेहरे को हाँ में हिला खड़ा हो उसके सिर पर अपना हाथ रख उसे अपने से सटा लिया। नमन गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी को बांध उसे घूरा। वही वैभव नमन के तरफ अपने तीखे नजर से देखा, फिर प्यार से कुसुम के बालों को सहलाते हुए बोला, हाँ हस्बैंड, तुम्हारा नाम कुसुम है और हम दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी है। ये जान वो हैरान थी। वही दूसरी तरफ शौर्य अपने कमरे में गया तो पंछी बोल पड़ी, मैंने खाना खा लिया तो फिर तुम मुझे मम्मा के पास क्यों नहीं ले जा रहे हो? ये सुन कबर्ड से एक ड्रेस निकाल पंछी के तरफ फेंक बोला, जाओ जाकर नहा लो फिर इस ड्रेस को पहन लेना, और हाँ अपनी मम्मा को मेरा सच्चाई बताने का भूल की तो तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी मम्मा को खो दोगी। ये सुन पंछी ड्रास को उठा बोली, नहीं बोलूंगी, वैसे भी पंछी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसकी मम्मा खतरे में आ जाए। पंछी का अधिकतर गुण उसके पापा से मिलता था, वो भी शौर्य से बिल्कुल नहीं डरती थी ना ही किसी और से, पर बात जब उसके फैमिली का आए तो उसके चेहरे पर डर छा जाता था। तभी दरवाजा नॉक हुआ तो शौर्य उस तरफ देखा, दरवाजा खुला था। एलेक्स को दरवाजे के पास देख शौर्य अपने कठोर आवाज में पूछा, तुम क्यों आए हो? एलेक्स अंदर आ पंछी के तरफ देखा, फिर शौर्य से बोल पड़ा, दादाजी ने तुम्हारा हेल्थ कंडीशन चेक करने को कहा है। जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। इतना कह वो बाथरूम चला गया। कल से ही वो नहाया नहीं था और एलेक्स के कोई भी बकवास को वो सुनना नहीं चाहता था, इसलिए पंछी को बोल वो खुद ही चला गया। तभी एलेक्स गुस्से में अपने दांत को पिसते हुए बोला, दादा पोता मिलकर मुझे एक दिन कच्चा चबा डालेंगे। एलेक्स गुस्से में उसे गरिया रहा था। वही पंछी अपने बड़े बड़े आंखों से उससे ही देखे जा रही थी। तभी एलेक्स उसके तरफ देखा तो उसके पास जा बोला, बच्ची मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ, शौर्य को गुस्सा बिल्कुल भी मत दिलाना, समझ आया? पंछी उसे अपने कठोरता से भरे नजरों से देखी, फिर अपना मुंह फेर ली। एलेक्स अपने मन में ही बोला, शौर्य और शौर्य की पसंद दोनों एक जैसे ही है, कोई मुझे वैल्यू ही नहीं देता। वो अफसोस से भरा सांस भरते हुए कमरे से बाहर चला गया। वही शौर्य नहाकर बाहर बस अपने कमर पर तौलिया लपेट कर आया। शौर्य के सेक्सी फिगर पर पानी के बूंद टिके थे जिस कारण वो और भी ज्यादा हॉट लग रहा था।
पंछी उसे देखने लगी तो शौर्य उसके पास आ उसके कमर पर अपने हाथ को घुमा अपने सेडिक्टिव आवाज में पूछा, ऐसे क्यों देख रही हो, कुछ करने का इरादा है क्या? शौर्य का ये बात सुन कठोरता से पंछी जवाब दी, जान से मारने का। पंछी के कहे बात को सुन शौर्य के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो उसके कमर को छोड़ बोला, कोशिश कर लो मुझे जान से मारने का। इतना कह वो अपने कपड़े पहनने लगा तो पंछी बाथरूम जा नहाकर वो भी अपने कपड़े बदल ली। कपड़ा बिल्कुल पंछी के साइज का था। जब वो बाहर आई तो उसे देख शौर्य को वो आज बिल्कुल तारा की तरह लगने लगी। ये ड्रेस तारा का था। कोई कपड़ा ना होने की वजह से शौर्य ने उसे वो ड्रेस दे दिया। ये ड्रेस पंछी पहन तो ली थी पर उसे याद आया ये ड्रेस उसने कहीं देखा है। तभी उसे वो तस्वीर वाली लड़की याद आई तो वो झट से बोल पड़ी, ये ड्रेस उस लड़की का है ना, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। क्या इसीलिए तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो? शौर्य पंछी के पास आ उसे अपने बाहों में जकड़ बोला, तुम्हें मैं कोई दानव दिखता हूँ जो सभी को मारता फिरूं? ये सुन पंछी कुछ नहीं कही। तभी शौर्य उसके चेहरे पर अपने हाथ को फेरते हुए बोला, हाँ, ये ड्रेस उसका ही है, पर तुम उसके जैसा दिखती हो इसलिए तुम्हें जिंदा नहीं रखा हूँ, बल्कि मुझे तुमसे प्यार है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देना चाहता। पंछी उसे अपने गुस्से से भरे नजर से देखी। उसकी आंखें उसका नफरत साफ बयां कर रहा था। शौर्य उसे छोड़ दिया फिर कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, रेडी हो नीचे आने के लिए। इतना कह वो चला गया तो पंछी झट से अपने बाल सामने रखे तौलिया से सुखाने लगी। वही शौर्य मेंशन से बाहर निकलते हुए मिहिर विवेक की तरफ देख बोला, लिटिल थिंग नीचे आए तो उसे कार के पास ले आना। इतना कह वो बाहर चला गया। विवेक शौर्य को ही देखे जा रहा था जाते हुए। उसके चेहरे पर उदासी छा गया। ये देख मिहिर उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच पूछा, क्या हुआ, तुम बॉस को ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम अब भी उनसे प्यार करते हो? ये सुन विवेक झट से अपने चेहरे को न में हिला बोला, नहीं नहीं, वो तो मुझे बस बॉस का टेंशन हो रहा है। ये सुन मिहिर उसके गाल पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए बोला, तुम्हें सिर्फ मेरा टेंशन लेना है, गोट इट। मिहिर बहुत पॉजिटिव इंसान था। वही पंछी कमरे से बाहर आने लगी। तभी मिहिर विवेक के चेहरे पर अपने हाथ को फेरते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ टिका उसे प्यार से चूमने लगा। तभी पंछी हॉल के पास आ दोनों को चूमते हुए देख हैरान रह गई। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।